क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान, वर्षावन और टंड्रा जहाँ है, वहाँ क्यों है? यह सब एक सिस्टम समझाता है जो कि एक 150 साल पुराने क्लाइमेट मैप पर बेस्ड है, जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए कॉपेन-ज़ीगर सिस्टम के बारे में जानें और जानें कि यह हमारे विश्व के क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है। पृथ्वी पर हर क्षेत्र का अलग जलवायु है। कुछ ट्रॉपिकल गर्मी में तपते हैं तो कुछ पोलर बर्फ से ढके होते हैं। लेकिन हम इस क्लाइमेट की डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए सबसे प्रभावशाली सिस्टम में से एक कॉपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। यह एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसने एक सदी से भी अधिक समय से मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी, भूगोल और एनवायरनमेंट साइंस को आकार दिया है। आज हम यह पता लगाएंगे कि यह प्रणाली कैसे काम करती है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमें हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट के बारे में क्या बता सकती है। कॉपेन क्लासिफिकेशन को पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन, रूसी वनस्पतिशास्त्री और जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कॉपेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस समय जलवायु अध्ययन ज्यादातर गुणात्मक थे और उनमें स्टैंडर्डाइजेशन का अभाव था। कॉपेन ने क्लाइमेट पैटर्न को प्राकृतिक वनस्पति या वेजिटेशन से जोड़ा, जिसे हम बायोमी कहते हैं, और इसे निष्पक्ष बनाया। क्या आप जानते हैं कि कॉपेन ने पहले ग्लोबल क्लाइमेट मैप को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जलवायु परिवर्तन और हिमयुग पर शुरुआती रिसर्च में योगदान दिया था। कॉपेन का आइडिया एक साधारण विचार पर आधारित था। पौधे जलवायु के सबसे बेहतर संकेतक या इंडिकेटर्स हैं। वे दो प्रमुख तत्व, तापमान और वर्षा से प्रभावित होते हैं। इसलिए कुछ वेजिटेशन की उपस्थिति या अनुपस्थिति क्लाइमेट बाउंड्रीज को निर्धारित करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब है कि क्यों कुछ प्लांट्स के प्रकार केवल कुछ क्षेत्रों में ही मौजूद हैं और अन्य में नहीं। अपनी प्रणाली को साइंटिफिक और तर्कयुक्त बनाने के लिए कॉपेन ने प्रैक्टिकल डेटा का उपयोग किया, जो कि मंथली एवरेज टेम्परेचर और मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन है। ये दोनों बहुत बेसिक हैं, लेकिन किसी स्थान की क्लाइमेट और वेदर को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। कॉपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एक 3 क्रम अक्षर वाली जटिल कोडिंग प्रणाली है, जहां पहला अक्षर जलवायु के प्रकार को दर्शाता है, जो दुनिया की जलवायु को 6 प्रमुख ग्रुप्स में डिवाइड करता है। सभी को इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों से लेबल किया है, A, B, C, D, E और बाद में जोड़ा गया H। पहला है A, जिसका अर्थ है नम उष्णकटिबंधीय या ह्यूमिड ट्रॉपिकल, जो मूल रूप से बिना सर्दी क्लाइमेट है, जिसमें सभी महीनों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। ये क्लाइमेट घने वर्षावनों और समृद्ध जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को दर्शाती हैं। इस प्रकार के उदाहरण हैं अमेज़न बेसिन, कॉन्गो वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशिया। दूसरा प्रमुख क्लाइमेट ग्रुप भी है, जो शुष्क जलवायु या ड्राई क्लाइमेट है। ये वे जलवायु हैं जहां बहुत गर्मी होती है, जिससे वाष्पीकरण वर्षा से अधिक हो जाता है और हमेशा पानी की कमी रहती है। कम नमी के कारण इन क्षेत्रों में अक्सर बहुत कम या कोई पेड़ नहीं होता है। उदाहरण है सहारा डेजर्ट, अरब पेनिनसुला, गोबी रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक। तीसरा ग्रुप सी है, जो हल्की सर्दियों के साथ नम मेसोथर्मल या मध्य अक्षांश क्लाइमेट है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। ये क्षेत्र कृषि और घनी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अनुकूल क्लाइमेट हैं। कुछ उदाहरण दक्षिणी यूरोप, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, पूर्वी चीन है। चौथा क्लाइमेट ग्रुप डी नम मध्य अक्षांश या माइक्रोथर्मल है, लेकिन इसमें तीव्र सर्दियां होती हैं। यहाँ
सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। इन जगहों में बोरियल वन पाए जाते हैं और मौसमी अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिकी राज्य हैं। इसमें अंतिम ग्रुप ई या पोलर जलवायु है। इन क्षेत्रों में कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। इनमें बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है, जो ज्यादातर काई, लाइचन्स और एंटंड्रा वेजिटेशन होती है। ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील हैं। कुछ उदाहरण अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सर्कल हैं। इन 5 के अलावा एक छठा ग्रुप बाद में जोड़ा गया, जो कि एच या हाईलैंड जलवायु है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ क्लाइमेट ऊंचाई और ढलान के साथ बदलती है और एक पर्वत श्रृंखला में कुछ किलोमीटर की दूरी पर कई प्रकार की जलवायु हो सकती है। कुछ उदाहरण हैं एंड्स, हिमालय या रॉकी माउंटेन। हालांकि अब आप सोच सकते हैं कि केवल 6 जलवायु समूह पूरी पृथ्वी की जलवायु को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तापमान और वर्षा में कई भिन्नताएं हो सकती हैं। इन भिन्नताओं को समझने के लिए इन प्रमुख ग्रुप्स के भीतर कुछ उपश्रेणियां या सब कैटेगरीज जोड़ी गईं, जिन्हें अतिरिक्त अक्षरों द्वारा दर्शाया गया। क्षेत्रीय जलवायु को अधिक सटीक रूप से वर्गीकृत करने के लिए मुख्य 6 प्रकारों को दूसरे और तीसरे क्रम के उपविभाजनों या सबडिविजन्स में विभाजित किया गया। दूसरे क्रम के अक्षर वर्षा में विविधता को दर्शाते हैं और इसमें 6 श्रेणियां हैं: एस, डब्ल्यू, एफ, डब्ल्यू, एस, एम। कैपिटल लेटर एस स्टेप को दर्शाता है, जिसका अर्थ है अर्धशुष्क और सेमी एरिड जलवायु। कैपिटल लेटर डब्ल्यू रेगिस्तान को दर्शाता है, जो कि वास्तविक रेगिस्तान है। स्मॉल लेटर एफ का अर्थ है पूरी तरह से आर्द्र या ह्यूमिड, जिसका अर्थ है निरंतर नमी वाला मौसम, जिसमें वर्ष के सभी महीनों में वर्षा होती है। स्मॉल लेटर डब्ल्यू का अर्थ है शुष्क सर्दी या विंटर ड्राई, जिसमें सर्दी सीजन में वर्षा नहीं होती। स्मॉल लेटर एस का अर्थ है ग्रीष्म शुष्क या समर ड्राई, जिसमें गर्मी सीजन में वर्षा नहीं होती। और स्मॉल लेटर एम मानसूनी है, जिसका अर्थ है मानसून बारिश वाला छोटा सीजन, जहां कुल वर्षा रेनफॉरेस्ट को सहारा देने के लिए पर्याप्त होती है। तीसरे क्रम का अक्षर 6 कैटेगरीज ए, बी, सी, डी, एच, के साथ तापमान के परिवर्तन को दिखाती है। यहाँ स्मॉल अल्फाबेट ए तीव्र गर्मी या हॉट समर है। यहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। फिर स्मॉल अल्फाबेट बी का मतलब है मध्यम गर्मी या मॉडरेट समर, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। तीसरा तापमान लेटर स्मॉल अल्फाबेट सी है, जिसका अर्थ है छोटी और ठंडी गर्मी का सीजन या शॉर्ट एंड कोल्ड समर, जहां गर्मी का मौसम 4 महीने से कम होता है, लेकिन सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। स्मॉल अल्फाबेट डी का अर्थ है अत्यधिक ठंडी सर्दी, जहां गर्मी 4 महीने से कम होती है और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है, लेकिन सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -38 डिग्री सेल्सियस या -36 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। अगला अक्षर स्मॉल अल्फाबेट एच है, जिसका मतलब है गर्म शुष्क या हॉट एरिड। इसका मतलब है साल भर गर्म और सूखा रहता है और औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। फिर है स्मॉल अल्फाबेट के, जिसका मतलब है ठंडा शुष्क या कोल्ड एरिड। यहाँ साल भर ठंडी और शुष्क जलवायु होती है
यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। ध्रुवीय या पोलर क्षेत्रों के लिए दो विशेष रूप से डिजाइन की गई श्रेणियां हैं, टी और एफ। कैपिटल अल्फाबेट टी का मतलब है पोलर टंड्रा, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, लेकिन 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। और कैपिटल एफ का मतलब है पोलर फ्रोस्ट, जिसमें सभी महीनों में लगातार ठंड होती है और औसत तापमान 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। तो यह कोपेन की जलवायु प्रणाली की सभी श्रेणियों और उपश्रेणियों के साथ पूरी कोडिंग है। यह आपको थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन अगर आप कोड का मतलब समझ ले तो यह वाकई आसान है। उदाहरण के लिए, CFA का अर्थ है ह्यूमिड सबट्रॉपिकल, जहां गर्म ग्रीष्मकाल होता है पर ड्राई मौसम नहीं होता। BWH का अर्थ है गर्म रेगिस्तान और AM का अर्थ है वेट मॉनसूनल ट्रॉपिक्स, जहां उच्च तापमान होता है और साल भर मॉनसूनल बारिश होती है। कुछ संशोधनों द्वारा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाया गया। रुडोल्फ जीगर ने तापमान और वर्षा की सीमाओं को स्टैंडर्डाइज करने में मदद की। ट्रेवार था एंड हॉर्न ने सबट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किया। आज डिजिटल डेटासेट और सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा महासागरों और दूरदराज के क्षेत्रों में क्लाइमेट मैपिंग की जा सकती है। इन अपडेट से हमें वो प्रणाली मिली जिसे कॉपिन जीगर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसका मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी और ग्लोबल एनवायरनमेंट असेसमेंट में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो कोपेन प्रणाली अभी भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उसकी वजह यह है कि यह वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों पर काम करता है। यह आसानी से उपलब्ध मासिक तापमान और वर्षा के डाटासेट्स का उपयोग करता है। यह जलवायु और वनस्पति प्रकारों के बीच एक विजुअल और फंक्शनल संबंध दिखाता है। यह इकोलॉजी, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट पॉलिसी के लिए मूल्यवान है। इन्हीं कारणों से यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त जलवायु वर्गीकरण प्रणाली बनी हुई है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। कोपेन प्रणाली हवा के पैटर्न, नमी, बादल या अधिकतम तापमान जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखती। यह उन क्षेत्रों में कम सटीक हो सकती है जहां वनस्पति जलवायु की तुलना में मिट्टी या भूगोल से अधिक प्रभावित होता है। प्राकृतिक परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय जलवायु सीमाएं समय के साथ बदल सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह प्रणाली डेटा के आधार पर बताती है कि कौन सी जलवायु मौजूद है, पर यह नहीं बताती कि वे जलवायु क्यों होती हैं। इसलिए यह क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लाइमेट की एक सामान्य तस्वीर प्रदान करती है, पर विस्तृत स्थानीय पूर्वानुमान नहीं बताती। इन चुनौतियों के बावजूद यह वैश्विक स्तर पर जलवायु को क्लासिफाई करने और समझने के लिए एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण रूपरेखा है। निष्कर्ष में, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लाइमेट रीजन्स का सिर्फ एक मैप नहीं है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें एटमॉस्फेयर, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के परस्पर संबंध को समझने में मदद करता है। चाहे आप क्लाइमेट साइंटिस्ट हों, जियोग्राफर हों या जिज्ञासु स्टूडेंट हों, कोपेन सिस्टम यह पता लगाने के लिए एक आधार प्रदान करती है कि पृथ्वी के पर्यावरण कैसे और क्यों भिन्न है और भविष्य में इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के जलवायु को कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की मदद से पहचान सकते हैं? इसे ऑनलाइन खोजें या कोपेन मैप देखें और देखें कि यह आपके स्थानीय पर्यावरण के बारे में क्या बताता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा या आज आपने कुछ नया सीखा, तो आगे बढ़ें और चैनल अर्थ डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में और विस्तार से जानेंगे।
इसलिए बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासु रहें।